हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8th, और इससे पहले तक अप टू चैप्टर नंबर 9 हमने डिस्कस कर लिया है। एंड आज इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 10, जो कि इस एनसीईआरटी का आखिरी लास्ट चैप्टर है, उसको डिस्कस करेंगे, विच इज़ लॉ एंड सोशल जस्टिस। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, ये जो चैप्टर है इसका टाइटल क्या है, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है। तो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, सोशल जस्टिस, इसका संबंध कहीं ना कहीं सोसाइटी से है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसका मतलब होता है फेयर एंड जस्ट रिलेशनशिप। आप इसको नोट कर सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो सोशल मीन्स सोसाइटी, ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उनको इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स मिलने चाहिए। और केवल राइट्स ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको इक्वल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में पढ़ा था, और उसमें यह भी देखा था कि जो सो कॉल्ड दलित लोग हैं उनको फोर्स किया जाता है कि ये काम आप ही को करना है। इसका मतलब हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, उनके सामने ऑप्शंस ही नहीं है। ठीक है, भले उनमें कितना भी पोटेंशियल हो, उनको वही काम करना होगा। तो क्या हम सोशल जस्टिस दे पा रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय दे पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों को अवेलेबल है वो उनको अवेलेबल नहीं है। अगर उनको राइट डायरेक्शन मिले, उनको फैसिलिटी मिले, तो हो सकता है वो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, बट हम उनको ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह से वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे? दिस इज सोशल जस्टिस। ठीक है, एंड इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें हमने एक चैप्टर देखा था, क्लास 7th एनसीईआरटी थी, स्टोरी ऑफ ए शर्ट। ठीक है, और उसमें पूरा मार्केट दिखाया गया था, वैल्यू चेन पूरी दिखाई गई थी कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स पे जो वो शर्ट के जो एलिमेंट थे वो आपको चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा था। अब देखिए, हमने ये भी देखा था कि जो स्मॉल फार्मर थे, ठीक है, या फिर जो वीवर्स थे, ठीक है, या फिर जो गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर्स थे, ये वो लोग हैं जो इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, आप इनका लो स्टेटस मान सकते हैं। और इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि दे फेस एक्सप्लॉइटेशन, उनका शोषण हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी कम पैसा उनको मिल रहा था, जो वर्किंग कंडीशंस थी वो काफ़ी बेकार थी, काफ़ी हार्ड वर्क उनको करना होता था, एंड उसके मुताबिक, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट, हमने देखा था कि जो शर्ट को फाइनली बेच रहा है वो कितना बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, बट वो जो बेनिफिट था वो बाकी लोगों को उतना नहीं मिल रहा था। मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉइटेटिव ऑफ पीपल। मार्केट जहां पे भी होगा वहां पे आपको एक्सप्लॉइटेशन देखने को ही मिलेगा, भले ही वो वर्कर्स के साथ हो, कंज्यूमर्स हो या फिर प्रोड्यूसर्स हो। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन यहां पे देखने को मिलता ही है। अब क्वेश्चन आता है कि जब एक्सप्लॉइटेशन है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो यहां पे आप समझिए कि टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेशन, गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस तरह से गवर्नमेंट लॉज बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, जिनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस होता है कि इस तरह की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो कम से कम हो मार्केट में। देखिए, आपने पढ़ा होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया,
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका पर्पस ये होता है कि मार्केट में किसी की भी मोनोपोली ना हो, ठीक है। अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कम करना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक एग्जांपल है, आप चाहें तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकता है, देखिए, लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन। एक सामान्य सी मार्केट सिचुएशन दी गई है जहां पे लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट और इशू क्या है, वेजेस, जो तनख्वाह मिलती है, ठीक है, जो दैनिक जो आपको पैसा मिलता है जब आप काम करते हो लेबर्स को, उसको क्या बोलते हैं, वेजेस, ठीक है। अब देखो, प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर्स नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि क्यों प्राइवेट सेक्टर को प्रीफर नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और प्रॉफिट को उनको मैक्सिमाइज करना है। तो मीन्स जो उनके खर्चे हैं वो कम से कम होने चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वेजेस को काफ़ी कम पे करते हैं, ठीक है। तो वेजेस जो हैं उसमें कटौती हो जाएगी, उनको कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे देम वेजेस। उनको वेजेस नहीं पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। देखिए, अगर आप किसी से काम ले रहे हो तो आपको उसको पैसा तो देना ही होगा। एंड इन द आईज ऑफ द लॉ, कौन सा लॉ है तो अब यहां पे हमें थोड़ा सा चलना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 23 ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। देखिए, तो फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, बेगार को भी प्रोहिबिट किया गया है। ये दोनों टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेगार का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो। बेगार का मतलब होता है कि कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, ठीक है, बिना पैसे के आपसे काम करवाया जाएगा। तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसको प्रोहिबिट करता है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, फोर्स लेबर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कोई लेबर कर रहा है बट यहां पे फोर्स का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विल। किसी की मर्जी के खिलाफ अगर आप उससे काम करवाते हो तो उसको कहा जाता है फोर्स लेबर। वो उसकी विल ही नहीं है लेकिन आप तब भी उससे फोर्सफुली काम करवा रहे हो। और ये जो फोर्स है ये फिजिकल हो सकता है, ये लीगल फोर्स हो सकता है एंड ये इकोनॉमिकल फोर्स भी हो सकता है। देखिए, अगर आप किसी को मिनिमम वेजेस से कम पैसा पे कर रहे हो तो उसको भी आप फोर्स लेबर ही कहोगे, ठीक है। आप उसको कम पैसा दे रहे हो, उसकी जो सिचुएशन है उसका गलत फायदा उठा रहे हो, ठीक है। तो इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल। क्यों इलीगल है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिमिलरली, टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अनपेड, तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट आती है और एक लॉ बना देती है, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। ये कौन सा लॉ है, ये है मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, ठीक है। इसको याद कर लेना। इसका मतलब यह है कि इससे कम तो पैसा कोई भी आपको दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मिनिमम वेजेस 100 रुपीज हैं तो इससे कम कोई पे नहीं करेगा, इससे ज्यादा कर सकता है। अगर कोई 90 रुपीज पे कर रहा है तो मीन्स वो चीज इलीगल हो जाएगी। अब आप यहां से कनेक्ट कर पाते हो एमएसपी को, ठीक है। तो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डाल दिया है कि अगर मार्केट में आपको इससे कम पैसा मिल रहा है तो हमारे पास आइए, हम खरीद लेंगे। तो पर्पज वही है कि एक्सप्लॉयटेशन को हमें रोकना है। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्लॉयटेशन का एंड गवर्नमेंट का क्या रोल है, कौन सा हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा एक्ट है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, लॉज जो हैं वो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह से, देखिए, मैंने आपको बताया था कि अनफेयर कंपटीशन ना हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो वो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, ताकि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, ठीक है। सिमिलरली, जो कंज्यूमर्स की बात है तो देखो काफ़ी सारी गाइडलाइंस होती है कि इस पर्टिकुलर क्वालिटी को आपको फॉलो करना है, आईएसआई मार्क वगैरह होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको आप रोक सको।
ये बात समझ में आ गई। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे समझाई भी गई है, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए, लॉ दिए हुए हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट। ये क्यों नेसेसरी है? ताकि जो वर्कर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको मिनिमम पैसा उनको मिले जो उनकी लेबर है। सिमिलरली जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे ये गाइडलाइंस होती हैं कि आपको एडिकेट सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, ठीक है। और होता क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली फॉलो नहीं करती हैं, तो उनको क्या हुआ, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो उनको मुनाफा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ बड़ी बेकार हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली सेफ्टी को फॉलो नहीं किया जाता है। सिमिलरली किस क्वालिटी का गुड आपको प्रोड्यूस करना है, इसके लिए भी काफ़ी सारी रेगुलेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट एक्ट करती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े आगे चलिए। बट मेरली मेकिंग लॉज इज नॉट इनफ। देखिए कितनी प्यारी लाइन है। देखिए गवर्नमेंट लॉज तो काफ़ी सारे बना देती है, बट अगर वो लॉ सही से इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं तो उनका मतलब क्या है? कुछ भी बना दो ऐसे तो देखिए ये जो पॉइंट है, या आप मेंस में भी लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है। सिमिलरली जो पॉलिसीज़ हैं वो बन तो जाती है, काफ़ी अच्छी पॉलिसी होती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉनिटरिंग, उनका इवेल्युएशन इतनी अच्छी तरह से नहीं होता है, उनका रिव्यू इतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो पूरी डायमेंशंस हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, इवेल्युएशन, रिव्यू होना चाहिए, इस पे भी हमें फोकस करना होगा। देखिए और क्या लिखा है, लॉ मस्ट बी इन्फोर्स। अगर मिनिमम वेजेस पे लॉ बन गया है तो उसका इन्फोर्समेंट किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। अब क्या लिखा है कि इन्फोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट व्हेन द लॉ सिक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। देखिए अगर जो लॉ वायलेट कर रहा है वो स्ट्रांग है, ठीक है, और जिसपे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वो वीक है, तब गवर्नमेंट का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्ट्रांग है वो किसी तरीके से जो है उसका जो पक्ष होता है, वो उसकी जो साइड होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, काफी पावर होती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप सोशल जस्टिस को इंश्योर करना चाहते हो तो आपको सही से लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा। फॉर इंस्टेंसेस टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, तब क्या करना होगा? रेगुलरली इंस्पेक्शन करना होगा वर्किंग साइट्स को। जो लेबर इंस्पेक्टर है उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है, बट क्या होता है ना कि मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाती, इसलिए काफ़ी लोग छूट जाते हैं, काफ़ी लोग बच जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, और यहीं से बात आती है ई गवर्नेंस की। ठीक आप आईसीटी टूल्स का यूज़ करिए, एप्लीकेशंस नहीं निकालिए, ताकि ये जो प्रोसेस है ये इतना लेंदी ना हो, आराम से प्रोसेस फुलफिल हो जाए। अगर कोई लॉ वायलेट होता है तो तुरंत उसका पता चल जाए। तो इसमें ई गवर्नेंस, आईसीटी टूल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग, अपहोल्डिंग दीज लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज। ऑब्वियस सी बातें हमने पढ़ लिया, ठीक है। टू इंश्योर सोशल जस्टिस, ठीक है। मेनी ऑफ दीज लॉज दे हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको बताया 23, ठीक है, गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर इंस्टांसेस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज नो वन कैन बी फोर्स, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिट की गई है इंडिया में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। सिमिलरली अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें, तो एक बार देख लेते हैं कि 24 में क्या दिया हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसका? चिल्ड्रन का इन द फैक्ट्रीज। तो देखिए नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो चिल्ड्रन कौन हुआ? जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है, ठीक है, वो किसी भी फैक्ट्री में जहां पे हेजार्डस एम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है वहां पे उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ये आर्टिकल 24 ये कहता है। अब देखिए इसके हिसाब से लॉ बनाया गया, ठीक है। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट, ये 2016 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। इसमें क्या मेंशन किया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज,
ऑल ऑक्यूपेशन, वो कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, एंड टू प्रोहिबिट द इंगेजमेंट ऑफ एडोलसेंट्स, ये कौन होते हैं 14 टू 18 ईयर्स, ठीक है। तो जो अप टू 14 ईयर्स हैं वो तो कहीं पर भी काम नहीं करेंगे, और जो 14 टू 18 वाले हैं वो हेजार्डस ऑक्यूपेशन में उनसे काम नहीं करवाया जाएगा, मतलब वो और जगह काम कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो भी एक बार आप देख लेना, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लॉज बनाए जाते हैं इनका रिलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही है। पर्पस क्या है, सोशल जस्टिस को आपको इंश्योर करना है। अब देखिए यहाँ पे 2011 का सेंसस दिखाया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन उसके बावजूद भी एज पर 2011 सेंसस 4 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज बिटवीन 5 and 14 वरियस ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग हेजार्डस ऑक्यूपेशन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है ना। तो बेसिकली जो प्रोविजंस है उनका इम्प्लीमेंटेशन हमें इंश्योर करना होगा, और फिर इसको लेके 2016 में अमेंडमेंट होता है, 1986 का एक्ट था, इसमें अमेंडमेंट होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए थे। इसके अलावा देखिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, क्या नाम है, पेंसिल, मैंने आपको कहा था ई गवर्नेंस, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें क्या हुआ कि आप प्रोसेस को काफ़ी जल्दी से इंश्योर कर सकते हो, तो जो फंक्शनिंग है उसकी इफेक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो पेंसिल पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा गूगल सर्च करना इसके ऊपर कि ये होता क्या है। अब देखिए हम आते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर, जो कि 1984 2 दिसंबर भोपाल में होती है, ठीक है। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी, एक फॉरेनर कंपनी थी, उनकी सिटी में एक फैक्ट्री थी भोपाल सिटी में, और ये जो फैक्ट्री थी ये क्या करती थी, पेस्टिसाइड्स को बनाती थी, ठीक है। एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर क्या होता है, मेथिल आइसोसाइनेट, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, काफ़ी जहरीली गैस है, उसका लीकेज स्टार्ट हो जाता है, और फिर वहाँ पे कोहरा मच जाता है, ठीक है। विद इन 3 days मोर देन 8,000 पीपल, देखिए भोपाल में 3 दिन के अंदर 8,000 लोगों की डेथ हो जाती है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड देवर मेम्ड, अपंग हो जाते हैं, ठीक है। तो कितना बड़ा ये एक ट्रेजेडी थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, ठीक है। मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द गैस, वो कौन थे, वो पुअर थे, वर्किंग क्लास फैमिलीज थी, ऑफ विच नियरली 50,000 पीपल आर टूडे टू सिक टू वर्क। देखिए ऐसा नहीं था कि 84 में कहानी खत्म हो गई, आज भी उसका असर देखने को मिलता है। अमंग दोज हु सर्वाइव्ड मैनी डेवलप्ड सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, काफ़ी सारी डिजीजेज आज भी देखने को मिलती हैं। जो चिल्ड्रन वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, पिक्यूलर एबनॉर्मलिटीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए कितनी बड़ी ये ट्रेजेडी थी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था। देखो ये जो डिजास्टर था ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ऐसा नहीं था कि इसको पता नहीं था, ठीक है। वो जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड डेलिबरेटली इग्नोर द असेंशियल सेफ्टी मेजर्स, जो सेफ्टी मेजर्स आपको फॉलो करने हैं उनको जानबूझ के इग्नोर किया गया। क्यों, ताकि कॉस्ट कटिंग की जाए। मैंने कहा ना प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करना है, तो भाई सेफ्टी कंडीशंस कम कर दो, पेमेंट कम कर दो, ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर देयर हैड बीन इंसिडेंट्स ऑफ गैस लीक, ऐसा नहीं था कि अचानक से हो गया, पहले भी गैस लीक हुआ था, तभी हमें जग जाना चाहिए था, लेकिन न गवर्नमेंट ने कुछ किया न प्राइवेट कंपनी ने कुछ किया। तब आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी, और क्यों इन्होंने एक्ट नहीं किया। तो वो चीज़ अब यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। और आगे देखिए, डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस, ठीक है, सारे एविडेंस अवेलेबल थे, जो कंपनी थी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने मना कर दिया कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर लीगल बैटल वगैरह होती है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन अ सिविल केस अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड कंपनी। $3 बिलियन का कंपनसेशन केस था, जबकि ये सेटल होता है केवल $470 मिलियन में, ठीक है। केवल $470 मिलियन में ही ये केस रफा दफा हो जाता है, ठीक है। अब देखो यूनियन कार्बाइड
उसने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, लेकिन वो जगह साफ नहीं की। आज भी वहां पे टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स जो है यहाँ पे देखे जाते हैं, और जब भी बरसात होगी तो ये जो ग्राउंड वाटर है उसमें मिल जाएंगे। तो वहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी पोल्यूटेड है, और वहां के लोग उसी को पीने पे मजबूर हैं। ये आगे बताया भी गया है, ठीक है। दीज हैव सीप्ड इनटू द ग्राउंड कॉन्टामिनेटिंग वाटर, ठीक है। तो आज भी ये इशू जो है काफ़ी बर्निंग इशू है। और उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो क्या है, डाउ केमिकल, द कंपनी हु नाउ ओन्स द प्लांट रिफ्यूजेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग अप। तो सवाल उठता है, भाई गवर्नमेंट कहाँ है, जो हमारी सरकार है वो कहाँ पे, वो क्या कर रही है? अगर इतनी मनमानी हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? 24 ईयर्स लेटर, मतलब जबकि भी ये बुक है, पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर द जस्टिस। देखिए 1984, आज चल रहा है 2021, कितना टाइम हो गया है, 37 ईयर्स हो गए हैं, तब भी लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। आज भी उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, जॉब्स वगैरह उनके पास नहीं है, ठीक है। आज भी इतने सारे इश्यूज हैं। क्या आप कह सकते हो कि इनके साथ सोशल जस्टिस हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द वर्कर्स वर्थ। जो एक वर्कर है, जो एक मजदूर है, उसकी कीमत क्या है, पहले ये तो जान लो, तभी तो ये पूरा इंसिडेंट समझ में आएगा। अब चलो इसको थोड़ा समझते हैं। इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड, वो जो कंपनी थी, भाई अमेरिकन कंपनी है, क्या काम था इंडिया में आके प्लांट सेटअप करना, वहीं कर लेती, इंडिया में ही क्यों आना है? तो ये पहले समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया में वर्कर की वर्थ क्या है। देखिए इंडिया में एक तो चीप लेबर मिलेगी, इतनी सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, इतनी सारी पॉपुलेशन है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो मैनेज कर लेता है कि भाई हम आपको इतना ही पैसा देंगे, तो चीप लेबर आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो दूसरा कर लेगा, ठीक है, तो चीप लेबर है। Wages that the companies pay to workers say in the USA are far higher than USA में अगर ये प्लांट सेटअप होता तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते, जो वर्कर्स होते, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता। इसलिए इंडिया में आ जाओ, यहाँ पे सस्ते में काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट तो आप कम कर ही रहे हो, लेकिन यहाँ पे लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क भी है, जितना मन चाहे काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यूएसए में होता तो क्या होता, भाई 8 आवर्स की शिफ्ट है तो 8 आवर्स, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होगा। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर, आप देख लो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, वहाँ पे लेबर किस हालत में रहता है, ठीक है। तो जो एडिशनल कॉस्ट है वो भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाती है, और अल्टीमेटली जो कंपनी है उसको काफ़ी मुनाफा होता है, और इसीलिए वो लोग इंडिया में आते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। मैंने कहा था ना आपको कि सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होगा, जो वर्किंग कंडीशन वो काफ़ी पुअर बनाई जाएंगी, जो वर्कर्स है उनको पीपीई किट, हेलमेट, जैकेट, शूज़ वगैरह नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। उनकी सेफ्टी कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वो माल फंक्शनिंग कर रही थी या फिर शॉर्ट सप्लाई में थी। देखिए कितनी बुरी बात है, ठीक है, कि जो आपके सेफ्टी मेजर्स हैं वही प्रॉपर नहीं है, तो फिर डिजास्टर तो होगा ना, डिजास्टर तो होगा ना। तो वो सारे जो चीज़ें थी वो यहाँ पे मेंशन की गई कि किस तरह से कॉस्ट कटिंग करने के लिए कंपनी ने इन सारी रेगुलेशंस को वायलेट किया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई गई है कि कंपेयर किया है ये जो यूनियन कार्बाइड के सेफ्टी सिस्टम है भोपाल में और इनका दूसरा जो प्लांट है वर्जीनिया यूएसए में, तो वहाँ पे किस तरह से आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यूएसए में क्या है, वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो जैसे ही लीकेज होगा आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। जबकि भोपाल में क्या है, वहाँ पे मैनुअल गेज लगे हुए थे, ह्यूमन सेंसेस, मतलब नाक से सूंघ के बताना होगा कि लीकेज हो रहा है। ये हालत है इंडिया की, ठीक है, ये हालत है कि आपको सूंघ के बताना होगा कि गैस लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर तो डिजास्टर आएगा ही ना। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान वो वहाँ पे रेडी थे, यहाँ तो अता पता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट थे। तो सवाल उठता है कि वेयर इज द गवर्नमेंट, सरकार क्या कर रही है, ठीक है। वाई आर देयर सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्कर की जान की कोई कीमत नहीं है, और ये एकदम फैक्ट है। हमारे यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है
इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर एक की डेथ होती है तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहां पे वर्कर की वर्थ काफ़ी ज़्यादा, पूरा हंगामा हो जाएगा, आपको खूब सारा कंपनसेशन दिया जाएगा। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अदर, क्योंकि एक गया तो दूसरे का नंबर आएगा, ठीक है। सिंस देर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट देर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन। भाई हमारे पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, तो भाई जो दोगे हम कर लेंगे। तो जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करना है, जो भी कंडीशन आप दोगे, जो भी सैलरी आप दोगे, हम काम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉयर इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस, और उसी के बाद इस तरह की जो ट्रेजेडी होती है ये सामने आती है। अब देखो आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। एज द लॉ मेकर इन्फोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज। भाई किसका काम है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की है। भाई इतना बड़ा आपका डिपार्टमेंट है, चेक कीजिए कि सेफ्टी रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि आप इसका वायलेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर यूसी प्लांट में ऐसा क्या हुआ, तो देखो इसके कारण क्या है। फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज आर लैक्स इन इंडिया। काफ़ी आसान से लॉ हैं, काफ़ी लचीले लॉ हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं हैं। और लॉ जो बने हैं उनका भी सही से इन्फोर्समेंट नहीं होता है, बस बन गए, उनको कोई फॉलो करता ही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजार्डस एंड अलाउड इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। देखिए इतना बड़ा प्लांट है जो कि पेस्टिसाइड बनाता है, उसमें गैस लीक होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं ये पॉपुलेशन से दूर होने चाहिए, तो भोपाल सिटी में ही क्यों इसको अलाउ किया गया, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया, ठीक है। व्हेन सम म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स ऑब्जेक्टेड द इंस्टॉलेशन, ठीक है, द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट क्या थी कि स्टेट नीड्स द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट विच प्रोवाइडेड जॉब्स। मतलब देखिए ये हालत है, जान की कोई कीमत नहीं है। सरकार का ये कहना था कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो कंपनी है ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ला रही है, हमारे लिए जॉब्स वगैरह क्रिएट करेगी, ठीक है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो बात आती है सोवेरेनिटी की। हम बोलते हैं कि हम लोग सोवेरन हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, हम अपने डिसीजंस हमारे हिसाब से लेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू दैम टू आस्क यूसी कि आप कहीं और शिफ्ट कर लो या जो क्लीन टेक्नोलॉजी ले आओ, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होती है, वो आते ही नहीं, कहीं और चले जाते, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर दे कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर इन द प्लांट इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट। देखिए जब जो पावर में जो लोग हैं जब वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा जो हो रहा है, आगे भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज एज यू नो इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो ये तो आप समझ जाएंगे। इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उस कंपनी को बचा रहे हैं, ठीक है, वो उस कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट्स एंड बेटर इन्फोर्समेंट। अब देखो वर्कर की वर्थ तो हमने देख ली, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। कोई एक ट्रेवल एजेंसी थी, उसको 8 लाख रुपए का कंपनसेशन पे करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो ट्रिप उसने अरेंज की थी उसमें पहले से ये प्लानिंग था कि भाई इसमें आपको डिज्नीलैंड भी घुमाया जाएगा, आपको पेरिस में हम शॉपिंग करवाएंगे, बट नहीं करवाई। तो जो टूरिस्ट थे उन्होंने केस फाइल कर दिया, 8 लाख रुपए 8 लैक्स का कंपनसेशन देना पड़ा। अब देखो यहाँ पे तो जाने चली गई और आज तक वो लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं। तो देख लीजिए क्या सिचुएशन है, ठीक है। सोशल जस्टिस क्या देखने को मिलता है क्या, ठीक है। अब देखो ये जो इंसिडेंट था ये 1984 में हुआ था एंड उस समय तक जो एनवायरनमेंट के प्रति इतना स्ट्रिक्ट हमारा रुख नहीं था, लेकिन इस इवेंट के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। देखिए इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते थे और इसीलिए जो इंडस्ट्री थी वो इंडिया में आके काम करती थी। भले आप कितना ही पोल्यूशन पैदा कर लो एयर में, वाटर में, ठीक है, कितना भी पोल्यूशन आप पैदा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के लॉज थे वो
काफ़ी आसान से लो थे, इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वहाँ पे नहीं होता था, ठीक है। दस not only was UC a beneficiary of lower safety standards, it didn't have to spend any money to clean up the pollution। जो मर्जी आए करो क्योंकि लॉ ही नहीं है, ठीक है। जबकि इन यूएसए दिस इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। आप जितना पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं आपको उसको क्लीन करना होगा, जबकि उस समय तक इंडिया में ऐसा नहीं था। आप देखिए ये जो इमेज आपको बगल में दिख रही है, डाउ हाउ मेनी मोर मस्ट डाई। देखिए ये वही एरिया है जहाँ पे वो ट्रेजेडी हुई थी। अब देखिए वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो पीने लायक नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया, जितने भी हैंडपंप है ना उनको रेड कलर से मार्क कर दिया है ताकि एक डेंजर का साइन दिखा दो कि इससे आपको पानी नहीं पीना है। तो भाई ये बात तो सही है, बहुत अच्छा किया, बट कुछ अल्टरनेट तो प्रोवाइड करो। कहाँ से पानी पियेंगे, पानी तो पीना ही है। तो वहाँ पे अल्टरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये जो लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको मजबूरी में आज भी इसी का पानी पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल नहीं है जहाँ पे उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए। अब बताइए ये हालत है, तो क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या कंपनीज कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम सोशल जस्टिस दे पाए हैं? बिल्कुल नहीं दे पाए हैं, ठीक है। अब ये जो भोपाल डिजास्टर होता है इसके बाद देखिए एनवायरनमेंट का इशू एकदम फोरफ्रंट पे आ जाता है एंड काफ़ी सारे लॉज बनाए जाते हैं, काफ़ी सारे लॉज बनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो कौन सा है, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। ये लॉ बनाया जाता है, इसको आपको एक बार देख लेना होगा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉज ऑन द एनवायरनमेंट, पॉल्यूटर वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जितना आप डैमेज करेंगे तो उसके लिए आप ही अकाउंटेबल होंगे, आपको पेमेंट वगैरह करना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इंट्रिंसिक टू फंडामेंटल राइट टू लाइफ। देखिए आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा राइट टू लाइफ, टू लिव विद डिग्निटी, तो इसमें हेल्दी एनवायरनमेंट भी शामिल। और कौन सा केस है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसको याद कर लो, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ताकि आप लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर सको, एक डिग्निफाइड लाइफ आपको मिल सके। ये बात क्लियर है, बढ़े आगे चलिए। एनवायरनमेंट एज पब्लिक फैसिलिटी, तो देखिए एक तरफ हमने देखा कि स्ट्रिक्ट लॉज बन गए, ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉज बन गए और काफ़ी सारे जुडिशियल ऑर्डर्स भी हमने देखे। इन रिसेंट ईयर वाइल द कोर्ट्स हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली। देखिए अगर मान लो कंपनी बंद हो गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जॉब उनको मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, द कोर्ट्स डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरिया कि आप दिल्ली के बाहर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो भाई जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री थी वो बाहर शिफ्ट हो गई, तो हुआ क्या, हुआ ये जो उसमें काम करने वाले थे उनको भी बाहर जाना पड़ा, ठीक है। बहुत से लोग नहीं जा पाए तो उनकी 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 नौकरी चली गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। एंड द सेम प्रॉब्लम नाउ बिगन टू कम अप इन दीज एरियाज। शुरुआत में तो कम पॉपुलेशन थी बट अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो वो सेम प्रॉब्लम बनी की बनी है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। एंड द इश्यू ऑफ सेफ्टी कंडीशन वो अभी तक अनएड्रेस रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होता है, जो पुअर होते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकें, ठीक है। तो द चैलेंज इज टू लुक फॉर सोल्यूशन जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम ए क्लीन एनवायरनमेंट। देखिए कंपनी बंद करने से काम नहीं चलेगा, आपको बैलेंस बनाना होगा। इसीलिए बोलते हैं कि बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बात करनी चाहिए कि जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, उसको क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ताकि पोल्यूशन भी ना हो और किसी की नौकरी भी ना जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे सीएनजी का भी एग्जांपल दिया गया कि किस तरह से गवर्नमेंट ने सीएनजी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि दिल्ली में पोल्यूशन वगैरह कम हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अब देखो इसके बाद एक एग्जांपल और दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ये शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज का फोटो मिला होगा, ये आप देख रहे होंगे। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो एडवांस कंट्रीज हैं दे आर रीलोकेटिंग द टॉक्सिक एंड हैजार्डस इंडस्ट्री।
जो डेवलप हो गई हैं उनको पता है कि यार ये इंडस्ट्री में काफ़ी पोल्यूशन होता है, तो हम इसको हमारे यहाँ नहीं रखेंगे, हमारे यहाँ जो भी काम होगा एकदम क्लीन टेक्नोलॉजी से काम होगा। तो अभी ये कंपनीज कहाँ पे काम करेंगी, ये जाएंगी जो डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट वहाँ पे ये काम होता है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे व्हीकल लॉज वगैरह होते हैं, तो इस वजह से ये जो कंपनी होती है जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, टॉक्सिक वेस्ट जनरेट करती हैं, ये आराम से वहाँ पे काम कर लेती है। और इसी का एग्जांपल है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जो शिप जो किसी काम की नहीं रहते हैं उनको फिर से रिसाइकिल किया जाता है, तो इसमें काफ़ी टॉक्सिक वेस्ट जो है वो जनरेट होते हैं, उनका उनका लीकेज होता है। और आप देखिए कि ग्रोइंग रैपिडली इन साउथ एशिया, क्योंकि ये एरिया भी डेवलप हो रहा है, डेवलप नहीं है। ऑल शिप्स नो लॉन्गर इन यूज आर सेंट टू शिप यार्ड्स इन बांग्लादेश इंडिया फॉर स्क्रैपिंग। और इंडिया में भी कहाँ पे, गुजरात इसका सबसे बड़ा सेंटर है, ठीक है, सबसे बड़ा सेंटर है। दीज शिप्स कंटेन पोटेंशियली डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो देखिए किस तरह से हम खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली जो गवर्नेंस का यहाँ पे इशू आता है कि लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए, सेफ्टी रेगुलेशंस होनी चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, लॉज आर नेसेसरी इन मेनी सिचुएशन वेदर दिस बी द मार्केट, ऑफिस, फैक्ट्री, ये एकदम सही बात है। आप कभी भी एनवायरनमेंट पे जो डैमेज हो रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज, वर्कर्स, बिजनेसमैन ये अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रिसोर्ट करते हैं, उनको अपना लेते हैं, कम पैसा देंगे, चिल्ड्रन को एम्प्लॉय कर लेंगे। भाई चिल्ड्रन को क्यों एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि वो चीप लेबर आपको प्रोवाइड करेगा, उसको इतना पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, उसके खर्चे भी इतने नहीं होंगे, और आराम से वो आपके लिए काम कर भी देगा, जो आप बोलोगे वो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय मेकिंग लॉ। पहले लॉ बनाओ, उसको इन्फोर्स करो, फिर अपहोल्डिंग लॉज, आपको इन्फोर्समेंट करना है, इंप्लीमेंट करना है, और जो उसको वायलेट कर रहा है उसको सजा भी देनी है, ठीक है। तभी ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं ये आप प्रिवेंट कर पाओगे, और तभी आप कह पाओगे कि हम सोशल जस्टिस सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब द गवर्नमेंट हैज टू मेक एप्रोप्रिएट लॉज एंड उनको इन्फोर्स भी करना होगा, ठीक है। वाइल द गवर्नमेंट हैज ए लीडिंग रोल इन द रिस्पेक्ट पीपल, अब देखो रोल ऑफ पीपल, देखिए जो सिटीजन्स हैं उनका काम केवल वोट देना ही नहीं है, बल्कि आप ऐसा समझिए कि वोट देना तो केवल आपके सिटीजन होने की शुरुआत है, उसके आगे भी आपकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको कॉन्टिन्यूस प्रेशर जो है बनाना होगा, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भी, और जो प्राइवेट कंपनीज है उनके ऊपर भी जो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। एनवायरनमेंट इज वन एग्जांपल वेयर पीपल हैव पुश्ड अ पब्लिक कॉज। ये तो काफ़ी आजकल एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हो गए जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव आर्ग्यूड दैट पीपल नाउ मस्ट डिमांड दैट दिस फैसिलिटी ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट बी एक्सटेंडेड टू ऑल। तभी तो आप राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करते हो, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। उसके लिए एनवायरनमेंट क्लीन होना जरूरी है, हेल्दी होना बहुत जरूरी है, एंड पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज। जो लोग हैं उनको ये डिमांड करना चाहिए जब चुनाव वगैरह होते हैं कि भाई फालतू की बातें मत करो, ये बताओ कि एनवायरनमेंट को किस तरह से आप प्रोटेक्ट करोगे। अभी दिल्ली का हाल देख लो, किस तरह से वहाँ पे पोल्यूशन होता है। तो बेसिकली जो पीपल हैं उनको भी अवेयर होना पड़ेगा, उनको इस चीज़ को फील करना होगा कि ये केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि जो सिटीजन है ये उनकी भी ड्यूटी बनती है, या उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिमांड करें स्ट्रॉन्गर लॉज, ठीक है। और जिस बेसिस पे वो इलेक्शन में वोट देते हैं तो उसमें से वन ऑफ द बेसिस ये भी होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के लिए आप क्या करोगे, तभी राइट टू लाइफ फॉर ऑल आप इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप करिए, ठीक है, आंसर लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इससे जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी।
अब देखिए ये जो चैप्टर है इसको हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है, आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है आपके फ्रेंड्स में, ताकि बाकी लोग भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।